नमस्कार। अगर आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का देखेंगे, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सवा शुक्लाल जी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो आपकी हिंदी की जो आपकी प्रथम कहानी है वो इंदुमती मानी जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर का है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सभी को पता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है। तो ये आपकी बच्चों निबंध विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तार सप्तक के संपादक कौन है। तो आपका हीरा नारायण वात्स्यायन अज्ञे जी आपके यहाँ पर ये इसके संपादक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासु के रचयिता कौन है। तो सभी को पता है चंद्रबर दाई जी पृथ्वीराज रासु के रचयिता हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति जो ये जो शाखा है इसके कवि कौन थे। इसके जो आपके कवि थे यहाँ पर सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी, मतलब कि गाना भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे। इसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीराज रासु हो जाएगा। कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी रचयिता आपके हैं जयशंकर प्रसाद रचयिता हैं। रीति काल के वीर रस के प्रमुख कवि कौन है। तो इसके आपका हो जाएगा भूषण जी। कौन है? भूषण जी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश दिया जाएगा और आपको गद्यांश से पढ़कर यहाँ पर इनके आंसर देने होते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका आंसर है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, मतलब कि आपको पाठ का नाम एंड आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए। अगर आपने दो चीज़ें सही लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से यही वो देखते हैं कि बच्चे ने पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर सही लिखा होता है तो उनको पूरे मार्क्स वो मिल जाते हैं। बाकी सभी के सभी काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं जिनके आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। अंग्रेजों की उन्नति और भारतीयों की अवनति का क्या कारण है वो यहाँ पर आपको बताना है। देश की उन्नति के शिखर पर कैसे पहुँचेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद अगर आप ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइस होती है कि आप किसी एक का यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपको एग्जाम में आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद मौन भाषा का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, कौन सा कथ्य व्याख्यान से पहले अधिकारी होता है। तो आपको इन प्रश्नों के बच्चों उत्तर है, कभी भी नहीं घबराना है। आपको बस ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ 100% लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों इसी प्रकार से आपको पद्यांश में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पद्यांश यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको छोटा सा पद्यांश दिया गया, इसको आपको यहाँ पर पद्यांश का पाठ का नाम एंड आपको कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ये 100% सही लिखकर आनी है। बाकी सब बच्चे ये हर एक बच्चा काम कर लेता है, बस आपको छोड़ कर नहीं आना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे कि कभी भी हमको ये छोड़ कर नहीं आना है, बस हमको पाठ का नाम और कवि का नाम सही लिख कर आना है। बाकी हर एक बच्चा इसको कर लेता है, आप भी इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये तो बच्चों आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, इन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से एक गद्य व यहाँ पर कह रहे हैं कि गद्य के लेखक का यहाँ पर आपको साहित्य का परिचय देना है, मतलब किसी एक लेखक का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय बच्चों आपको कम से कम 3 पेज में लिखना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 3 पेज में कैसे जीवन परिचय लिख पाएंगे, उसके लिए आप लोगों को हेडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप 3 पेज भर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल के आपको लिखना है। पहले आपको लिखना हो जीवन परिचय, फिर उनकी क्या पढ़ाई रही, उनकी क्या भाषा रही है, उनकी क्या शैली रही, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, ऐसे आपको हेडिंग्स बनानी है और उन पर लिखना है। ठीक है, कटा ऐसे नहीं लिखना है, वरना आप पेजिंग नहीं भर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको कवि का साहित्यिक परिचय देना है, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बलिदान अथवा आकाशदीप का यहाँ पर आपको कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी एक का यहाँ पर आपको कहानी का सारांश लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आन का मान नाटक के आपका उद्देश्य लिखना है, अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि आन का मान के आधार पर वीर दुर्गादास के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी आपको आसान लगे वो वाला आपको एग्जाम में कर देना बच्चों। ये आपके एग्जाम के लिए दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आप एग्जाम में इनको कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपको पद्यांश पर आधारित दिए जाते हैं, तो आपको किसी एक का यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। ठीक है, दोनों को दोनों काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप इनको तैयार कर पाओ। आज ही आपको इसको तैयार करना, जितना मैं बोलूँ आप उतना डेली के डेली तैयार करते जाएंगे तो आप एक दिन अच्छे शिखर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको मुहावरों का किसी एक का अर्थ देना है। तो कभी भी आप इसको आपको तैयार नहीं करना कि आप घर पे पढ़ रहे हैं, मुहावरे पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कोई एक करना है, तो जो आपको आसान लगे बस आपको वही कर देना। तो आँख का प्यारा बहुत प्यारा होना। ठीक है, एक पन दो काज, ईंट से ईंट बजाना, तो उसका सारे के सारे आसान हैं, आप उनमें में से कोई एक कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको संधि विच्छेद विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिमालय का क्या होगा, हिमधन आलया, क्या हो जाएगा, हिमधन आलया। विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विद्याधन आरती, क्या हो जाएगा, विद्याधन आरती। तो यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा करेक्ट। उपेंद्र का क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र, क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ये तो काफ़ी आसान होते हैं, इनको आप कर पाएंगे। ये तो आपके फिक्स नंबर होते हैं कि आपको इन पर कभी भी आपको एग्ज़ाम में छोड़ कर नहीं आना। आप अभी से इसको तैयार कर लेना है ताकि आप क्लास 12th में इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। ठीक है, अगर आप अभी से तैयार कर लेंगे तो आपको क्लास 12th में दोबारा से इनको तैयार नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके फिक्स नंबर होते हैं, इनको आपको दोबारा तैयार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनको आपको रिक्त पद हेतु नियुक्ति आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के नालियों अथवा सड़कों की सफाई न होने का उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के संदर्भ में आपको स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ पर शिकायती पत्र देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी एक विषय पर यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। जो आपको निबंध आसान लगे वो यहाँ पर आपको निबंध लिख देना है। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, कम से कम निबंध आपको 5 पेज में निबंध लिखना है। तो 5 पेज में कैसे संभव हो पाएगा, तो आपको हेडिंग का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग्स का प्रयोग करना है और हमेशा बात ध्यान रखनी है, आपको निबंध एग्जाम में वही चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकें। तो आप जल्दी से आपकी पेजिंग भर जाएगी और आप फटाक से 5 पेज भी भर देंगे और आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए कि हम किस पर लिखें कि उस पर हम अधिक से अधिक हेडिंग हमारी बन जाएंगे। अगर जैसे कि मैं क्लास 11th में होता तो मैं यहाँ पर चूज़ करता पर्यावरण वाला ही चूज़ करता, क्योंकि इस पर सबसे अधिक हेडिंग बन सकती हैं और काफ़ी आसान भी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमेशा चूज़ करना है, जो भी आपको आसान लगे वही वाला चूज़ करना है और जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकें, जिससे आपकी पेजिंग जल्दी हो जाए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।